अगर आप थोड़ा बहुत भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू के सोशल मीडिया को देख रहे होगे तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि पिछले कुछ दिनों से डब्ल्यूडब्ल्यू अपना काउंटडाउन जैसा कुछ शुरू कर रही है कि उन्होंने ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस की पूरी लिस्ट निकाली हुई है। आई थिंक ये लिस्ट जब पूरी खत्म होगी तो शायद इसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन 32 नंबर पर जिस मैच को रखा गया है वो है ये डैनियल ब्रायन वर्सेस रैंडी ओर्टन वर्सेस बटिस्टा के मैच को, जहां पे डैनियल ब्रायन इतने बड़े अंडरडॉग थे और उसके बाद उन्होंने उस चैंपियनशिप को जीत लिया था। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, आप मुझे बताना कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अब तक लिस्ट निकाली है उसमें से अगर आप अभी ये पूरे और भी देखोगे ना, आई थिंक 50 से शुरू हुई थी, 50 से या 52 से ऐसे कहीं से तो शुरू हुई थी। लोग ये कह रहे हैं कि यार इन मैचेस को तुमने इतना नीचे क्यों रैंक किया हुआ है, ये मैचेस तो और ऊपर जाने चाहिए। और जैसे जैसे रैंकिंग बढ़ रही है ऐसा लग रहा है कि यार बहुत सारे मैचेस तो ऐसे हैं जो कि शायद टॉप 5 या फिर टॉप 10 में होने चाहिए थे। तो अब क्यूरियोसिटी इस अराउंड बहुत ज्यादा बन गई है कि अच्छा, जब सच में डब्ल्यूडब्ल्यू टॉप 10 मैचेस पे आ जाएगी ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया के कौन से हैं, तो फिर लिस्ट वहां पे क्या होगी। और आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिस्ट बनाने के तरीके भी कैसे रहते हैं, या तो वो करंट में जो सीन चल रहा होता है उसको ज्यादा हाइप करने के लिए उन सुपरस्टार्स को, उन मैचेस को ऊपर फीचर करेंगे जो कि उनको लगेगा कि हाँ इस पे हम कैपिटलाइज करके फिर अभी के टाइम में कोई धंधा बना सकते हैं। बाकी अगर आप देख रहे हो पूरी लिस्ट तो आप बताना कि आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हो, क्योंकि अगर मेरे को ऐसे बोलो कि सारे रेसलमेनिया मैच में सोच रहा हूँ दिमाग में और 32nd नंबर पर ये मैच है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रैंक इसकी नीचे सी रह गई है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो काफी टाइम से तो आपको पता है कि एक चीज से मुझे बहुत ज्यादा जेलसी होती है, ना वो रॉ का शो है, ना वो स्मैकडाउन का है, ना वो पीएलई है। ये लाइव इवेंट के अंदर जो फैंस लाइव विटनेस करते हैं ना, क्योंकि टीवी प्रोग्रामिंग तो चल नहीं रही होती तो ये बंदे बहुत ही फ्रीडम के साथ काम करते हैं। तो भाई लाइव इवेंट की मस्ती इस समय बिल्कुल टॉप पर चल रही है क्योंकि यूरोपियन डब्ल्यूडब्ल्यू का टूर चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिटरली मैच जीतने के बाद रिया रिप्ली उस टूटी हुई टेबल के ऊपर सो गई हैं, मतलब वो क्राउड को बस एक मूवमेंट देने के लिए। और जैसे उनके म्यूजिक के अंदर वो बीट ड्रॉप होता है तो उसके बाद वो खड़ी भी होगी और लिव मॉर्गन के साथ उनका मैच था। तो भाई लिव मॉर्गन ने क्या पिक्चर पोस्ट करी है, मैं हर बार यार दंग सा रह जाता हूँ कि ये लोग रेगुलर बेसिस पे ऐसा कर कैसे लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो जो लिव मॉर्गन की पूरी कमर है और वो जो रिब केज वाला एरिया है वहां पे पूरे छाप पड़े हुए हैं उनके, वो ज्यादा जब जोर से ऐसे चटाके के साथ मार देते उस तरीके के। अब पता नहीं दर्द के साथ सुपरस्टार कैसे सोते उठते बैठते हैं जब स्वेटिंग होती है, पता नहीं भाई ये कुछ अलग ही लेवल के हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ये कोई चीज है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोचो लिव मॉर्गन विमेंस डिवीजन के अंदर ऐसी चीजें हो रही है तो फिर ये बड़े बड़े जो महारथी लोग हैं वो तो कितना और इंटेंस चले जाते हैं। बाकी एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि गुंथर और एजे स्टाइल्स का लाइव इवेंट के अंदर मैच होगा, स्टील केज मैच। वो मैच हो भी चुका है, ऑब्वियसली गुंथर वो वाला मैच जीत गए हैं। अब लोग यही डिमांड कर रहे हैं भाई इतना तगड़ा मैच है, इसको कहीं पर तुम यूट्यूब चैनल पे अपने डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड के ऊपर लेके आओ, जो कि हमारी कंट्री के अंदर तो हम एक्सेस वैसे भी नहीं कर सकते तो इतना हमको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट मैच के बाद एक मूवमेंट जरूर आता है जहाँ पे जर्मनी डोटमंड से, क्योंकि ये मैच था तो दोनों ने हैंडशेक किया है। एक आप गुंथर के कैरेक्टर में चीज नोटिस करना कि बंदा भले ही अगर हील है लेकिन अगर उसको सामने वाले को अप्रिशिएट करना होता है सच में उसकी स्किल्स के लिए, उसकी एबिलिटी के लिए, तो वो बंदा करता है। वैसे कोई लॉजिक बनता नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं है कि गुंथर ने किसी बेफेस सुपरस्टार के साथ थोड़ी सी ऐसे दरिया दिली या फिर उसके साथ हैंडशेक किया हुआ फिर थोड़ा भाईचारा जैसा जो सीन है उसको दिखाया। तो यहाँ पे भी हमने मूवमेंट देखा। बाकी अब लोगों की डिमांड ये है कि ये मैच तुमको लाइव इवेंट में नहीं बल्कि किसी एक मेजर पीएलई के अंदर करना चाहिए था, एक बढ़िया सी स्टोरी बना के। बट फिर वही है कि लाइव इवेंट वाले लोग भी तो 10-12 हज़ार पैसे आ रहे हैं वहां पे देके, तो फिर मतलब उनको भी बहुत कुछ अच्छा देना अब तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बनता है। देखो आई थिंक अब कोई अगर या फिर मगर वाली सिचुएशन नहीं रह गई है और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रेसलमेनिया के मैच में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। आपको पता है स्टोन कोल्ड के अराउंड हमने लास्ट ईयर भी सुना था कि रेसलमेनिया 40 में उनको आना था, लेकिन अंडरटेकर ने फिर वो वाला स्पॉट लिया क्योंकि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अवेलेबल नहीं थे। फिर हमने अब दोबारा से सुना कि अगर कोडी रोड्स को एक साथी की जरूरत है तो वो काम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कर सकते हैं, कंसिडरिंग जो हिस्ट्री रही है रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। और इन सारी चीजों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू का जो वर्ल्ड इवेंट है रेसलमेनिया, जहां पे ये मिलते जुलते हैं फैंस के साथ और आई थिंक कुछ मीडिया इवेंट टाइप का भी करते हैं, उसके लिए ऑफिशियल हो चुके हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और अब वो रेसलमेनिया वीकेंड पर वहां पर हैं तो इसका मतलब वो तो मामला मुद्दा हट चुका है कि बंदा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अब वो रेसलमेनिया वीकेंड में आ रहे हैं तो फिर भाई एक आध दिन और टिक के वो रेसलमेनिया के अंदर भी आ ही सकते हैं। और रेसलमेनिया जैसी स्टेज की बात हो रही है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम बंदे को और क्या ही हो सकता है, अगर यहाँ पे कोई फैमिली या फिर पर्सनल इश्यूज की बात नहीं हो रही अगर तो फिर आप आई थिंक इसको मान सकते हो कि अगर कोई स्लॉट या फिर कोई एक ऐसा रोल जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंसिडर कर रही है स्टोन कोल्ड के लिए, तो लास्ट ईयर वाला जैसा सीन नहीं होने वाला। और जो हमने वो एंड गेम टाइप की एंडिंग देखी थी रेसलमेनिया 40 में, सोच तो डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली रही होगी कि ऐसा कुछ करते जो कि उसको भी टॉप करके चले जाए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो थॉट है वो प्रोग्रेसिव रहता है कि पिछली बार से बेटर करना है। तो अब शायद वो जो रूमर्स हैं वो सच हो सकते हैं और क्या पता रॉक और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का कोई एंगल बन सकता है। और ये भी सोचो एक हील सीन है और उसके सामने स्टोन कोल्ड है, वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल एपिक
SHIT वाली बात हो जाएगी। ये जॉन सीना ने जो हरकत करी है ना, उसके ऊपर कोडी रोड्स की माताजी का भी रिएक्शन आ चुका है और भाई उन्होंने तो गालियां ही बक दी है सीधा जॉन सीना को। क्या बोला उन्होंने, वो कहती हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड थी जब मैंने जॉन सीना को ऐसे करते हुए देखा। मुझे पता था कि वो मेरे बेटे कोडी रोड्स का और डस्टी रोड्स दोनों का बहुत अच्छा दोस्त है, उसका एक बहुत बढ़िया करियर भी रहा है, लेकिन अब जो तुमने किया है ना, सब लोगों ने ही तुमको पसंद किया है, बट नाउ यू आर जस्ट एन एसहोल। तो भाई ऐसी ऐसी बातें जो है सीधा सीधा ही जॉन सीना के लिए बोली जा रही हैं। ये भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी अभी भी सोचने के लिए। मुझे लगता है जो जॉन सीना को बिल्कुल शुरुआत से देख रहे हैं वो ही बार बार इस चीज को फील कर पा रहे होंगे कि सही में जो जॉन सीना है वो हील है। मतलब ऐसे लगता था देखो कि ये ना चीज हमेशा एक सपना ही रह जाएगी, जॉन सीना का हील टर्न होगा, और मैं भी ये मानता था कि हील टर्न होगा तो ठीक है, हील ही तो होगा। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने रॉक के साथ मिला के और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन से उसको जोड़ा है, ये तो भाई WWE के अंदर एक ट्रू क्रिएटिव जीनियस ही बोल सकते हो। फिर इसे आने वाला WWE का सीन सपाटा कैसे रहने वाला है उसके बारे में भी जल्दी से आपको मैं बता देता हूं। तो यहाँ पे आप इस ट्वीट के अंदर ही देख सकते हो रेसलमेनिया 41 जो कि अप्रैल 19 और 20 से होने वाली है। अपने इंडिया के हिसाब से आप इसे एक एक दिन आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद बैकलैश 10 मई से ये भी कंफर्म हो चुकी है। मनी इन द बैंक ये लॉस एंजलिस से होगी ऐसे रूमर्स में है। एवोल्यूशन शो ये मैंने आपको बता दिया कि WWE फिर से ऑल विमेंस डिवीजन वाला लेके आने वाली है। देन उसके बाद समर स्लैम है 2 अगस्त और 3 अगस्त को, जो कि 2 नाइट्स का इवेंट होने वाला है। भाई इस बार तो आप कह सकते हो कि अगस्त में हमको दोबारा से साल में 2 बार रेसलमेनिया जैसी फील आ सकती है। एंड देन उसके बाद क्लैश इन पेरिस ये पहले से अनाउंस हो चुका है 31 अगस्त को। वैसे डेट अगर आप थोड़ा डिफरेंस देखोगे तो बहुत कम है। एंड सर्वाइवर सीरीज जो है सैन डिएगो से होने वाली है। पहले WWE ऐसा करती थी आज से आई थिंक 5 साल पहले की पूरे साल का हमको कैलेंडर स्टार्टिंग से ही पता चल जाता था, लेकिन अब WWE उसको अनाउंस करती है कि पहले तो रूमर्स में आएगा तो हाइप बनेगी, फिर अनाउंस करेंगे तो हाइप बनेगी, फिर जब एक्चुअल शो होगा तब तो लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो 2025 जैसा लग रहा था कि WWE का ग्रेटेस्ट ईयर हो सकता है। शुरुआत जिस तरीके से हुई अब तक जैसे चल रहा है, देखो पोटेंशियल तो अब भी पूरी है। ओमोस के बारे में आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो भाई देखो कुछ ज्यादा क्लैरिटी से तो बोल नहीं सकते। जो ओमोस ने बोला है वही हम समझ सकते हैं। और उन्होंने क्या बोला, ये इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने पोस्ट की है जहां पे वर्कआउट कर रहे हैं और कैप्शन में लिखा हुआ है वर्किंग डॉट 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 ऐसे करके फुल स्टॉप उन्होंने लगाया हुआ है। तो क्या वो ये इशारा करना चाह रहे हैं कि जैसे कि काम उनका प्रोसेस में चल रहा है, वो WWE में दोबारा से आ जाएंगे? देखो मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ओमोस को विंस मैकमैन बहुत अलग तरीके से देखते थे और ट्रिपल एच बहुत अलग तरीके से देखते हैं, और मुझे इतनी कोई हाई होप्स है नहीं। या तो एकदम से कुछ अलग दिमाग में आ जाए ट्रिपल एच के तभी कुछ हो सकता है, वरना ऐसे मान के मत चलो कि ओमोस एक जायंट है तो उनका ज्यादा यूज होगा। आप खुद ही देख लो, ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी वैसे दिखाते थे ना, अब कैसे ट्रिपल एच ने थोड़ा सा उस चीज को न्यूट्रल कर दिया है कि वो हर चीज के अंदर फिट हो सके, बट ओमोस के लिए तो वो चीज पॉसिबल है नहीं। और थोड़ा सा जब तुम लंबे चौड़े हट्टे कट्टे ज्यादा हो जाते हो तो तुम्हारी जो इन रिंग कैपेबिलिटी है वो भी लिमिटेड होती है, ना सिर्फ खुद की वजह से बल्कि सामने वाले जो बंदा है उसके लिए, क्योंकि वो हाइट में इतना डिफरेंस हो जाता है। तो अब इतना मुझे कुछ लगता नहीं है, बट फिर भी एक अट्रैक्शन की तरह ही, जैसे मैं लास्ट टाइम सुना था WWE इनका यूज करेगी, बट रेसलमेनिया आ रही है तो मे बी शायद कुछ हो सकता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कल का रॉ का शो आपको पता है कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल आने वाले हैं जॉन सीना और साथ में कोडी रोड्स भी, और इसकी भी हमारे इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से बहुत ही स्पेशल टाइमिंग होने वाली है। रात को 12:30 बजे से मंडे नाइट रॉ शुरू होने वाली है। देखो अगर ये जॉन सीना और कोडी रोड्स का सेगमेंट शुरुआत में आ गया तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जरूर जा सकते हो। वहां पे आपको स्टोरीज में मैं चीजें काफी सारी शेयर कर दूंगा, वो लाइव चीजों का फिर मजा ही कुछ अलग है। और रेसल चैटर कॉम वाला अकाउंट, ठीक है, COM वाला, क्योंकि वहां पे हम सारी बातें जो है वो रेसलिंग से ही रिलेटेड करते हैं एक्सक्लूसिवली, तो आप वहां पे जा सकते हो। अगर इन्होंने शुरुआत में कर दिया तो भाई बढ़िया, क्योंकि फिर अगर वो 2 घंटे वेट करवा दिया इन्होंने तो फिर उसके बाद समझ लो 2:30 बजे के आसपास फिर ना हम इधर के रहते हैं सोने के हिसाब से, ना फिर उधर के रहते हैं। तो कल का शो तो भाई बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। बाकी ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, पेंटा का मैच, जे ऊसो और ये ऑस्टिन थ्योरी भी होने वाले हैं। तो ये रॉ का एपिसोड देख के लग रहा है कि सही में हम हैं रोड टू रेसलमेनिया में। कल भी हमने बात करी थी वीडियो में ये CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बारे में, जहां पे हमने देखा था कि अच्छा ऑड्स क्या बता रहे कौन इस मैच को जीत सकता है। लेकिन क्या यहाँ पे WWE एक स्टिपुलेशन भी ऐड करने वाले? तो देखो भाई मुझे पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा चल रहा है। स्टिपुलेशन वो नहीं जो कि आप सोच रहे हो कि पॉल हेमन किसका होगा, वो स्टिपुलेशन नहीं। वो तो WWE आई थिंक पूरी एक स्टोरी लाइन को अलग से ही लेके जाने वाली है, उसको एक स्टिपुलेशन का पार्ट तो शायद ही बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर और ज्यादा डेप्थ ला सकते हैं ये। अगर वो उसको स्टिपुलेशन की तरीके से यूज ना करें तो WWE ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेच करने में माहिर है, तो मुझे लगता है वो अलग तरीके से होगा। लेकिन इस मैच में सीन हो सकता है कि जो भी बंदा इस मैच को जीते उसको फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट की गारंटी कर दी जाए कि भैया जो बंदा ये जीतेगा उसको आगे जाके चैंपियनशिप के मैच तो मिलेगा ही मिलेगा। और WWE ऐसे जो बड़े सुपरस्टार्स के फिर जैसे दमदार लोगों के मैच होते हैं उसमें कई बार ऐसे डाल देती है, क्योंकि अगर आप इनकी जर्नी देखोगे तो सेथ को भी टाइटल चाहिए, CM पंक को भी चाहिए, रोमन रेंस तो भाई जब से उला फाला जीते उनका जो फोकस है वो सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के ऊपर ही रहा है। तो इसका देखो होने का चांस अच्छा खासा है मैं कह सकता हूँ। बट हाँ एक दूसरी चीज भी है,
इस पे मैं बहुत ज्यादा डाउट करूंगा और मुझे लगता है तो WWE का बहुत बोल्ड मूव हो जाएगा। और कहना ये है कि इस ट्रिपल थ्रेट मैच को जो भी जीतेगा वो रेसलमेनिया की नाइट 2 में फिर जो मेन इवेंट होने वाला है जॉन सीना और कोडी रोड्स का, उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। देखो मैं कह रहा हूँ बहुत बोल्ड मूव हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक रीजन की वजह से ये लॉजिक बना सकता है, और वो ये है कि अगर कोडी रोड्स को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना हो और जॉन सीना के पास भी जो चैंपियनशिप है उसको लेके जानी हो, या फिर जॉन सीना को प्रोटेक्ट करना हो और कोडी रोड्स को चैंपियनशिप रिटेन करनी हो शो पर। लेकिन फिर इसमें एक फ्लॉ ये भी है कि भैया बंदा ट्रिपल थ्रेट मैच जीत के आया तो क्या सिर्फ बीच में गेहूं में जैसे घुन पिस जाता उस तरीके से उसका खुद का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखो WWE स्टोरी लाइन का सेंस तो किसी भी तरीके से बना सकती है, लेकिन ये एक लग रहा है साइड है जो कि WWE एक्चुअल में कर सकती है इंप्लीमेंट, स्टिपुलेशन की तरह, इम्प्लीकेशन की तरह, जो भी आप इसको बोल सकते हो कि जो भी जीतेगा उसको आगे जाके चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा और फिर उसकी जर्नी भी ऐसे रह जाएगी, भैया मैंने वो बड़ा मैच जीता इसलिए मुझे वो मौका मिल रहा है। मे भी फिर उस जर्नी के अंदर जो भी बंदा जीत रहा है ये दो हारे हुए बंदे फिर से कुछ उंगली कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टोरी देखो इतनी आसानी से तो खत्म होने वाली नहीं है ना उनकी सेथ रॉलिंस के साथ रोमन रेंस की, इनका तो शील्ड का ही पंगा रहा है, और बाकी सीएम पंक और रोमन रेंस तो समझ लो 2025 में आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है आफ्टर रेसलमेनिया। ये जाते जाते आपको दिखाया था जॉन सीना तो भाई WWE के रिंग में नहीं बल्कि एक्चुअल में भी हील बन चुके हैं। ये कहीं से तो वीडियो है, कहां से है मुझे कुछ नहीं पता, जहां पे एक बंदे को जब उन्होंने देखा कि भाई मुझे फिल्म कर रहा है तो जॉन सीना के एकदम से जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज होता है कि भाई कुछ गलत काम कर दिया तुमने। बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ये सिमिलर लग रहा है वही एक्सप्रेशन जो कि हमने एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर देखे थे। तो शायद बंदा अभी से प्रिपेयर, ऐसी उसकी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है कि अब जब मैं WWE के रिंग में जाऊंगा तो थोड़ा सा ऐसा ही जो माहौल है वो बनेगा। बाकी देखते हैं कल रॉ में क्या धमाके होते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग आ सकते हो, रिव्यू वीडियो तो ऑब्वियसली आने ही वाले चैनल पर। होपफुली कल कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो सुनने में आपको मजा आएगा और बोलने में मुझे ही मजा आएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।